नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बाढ़ की मनमानी, तबाही मचा रहा बेकाबू पानी। इस बुलेटिन में बात करेंगे आसमान से बरस रही मूसलाधार आफत की। जम्मू से लेकर कर्नाटक तक, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक हर जगह बारिश के चलते लोग परेशान हैं। सड़कों पर पानी भरा है, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, कई बांध ओवरफ्लो हो गए हैं और छत्तीसगढ़ में जहां 64 साल का रिकॉर्ड टूट गया, वहीं पिछले 24 घंटे से सूरत में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों की है, राज्यों की है, लेकिन सबकी कहानी एक जैसी है। शहर शहर बादलों का गदर देखने को मिला है। दिल्ली, मुंबई, सूरत, जयपुर, हुबली, गुवाहाटी, करनाल, राजौरी, हर तरफ बारिश के चलते रोजमर्रा की जिंदगी लोगों की थम सी गई है और रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की, जहां पर मानसून के एक्टिव होने के बाद राज्य के काफी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। सूरत में 24 घंटे से रिकॉर्ड तोड़ बारिश की बात की गई है। तेज बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई जगहों पर इतना पानी भरा है कि लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लोग घरों को छोड़ने तक मजबूर हुए हैं। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। सूरत सेंट्रल बस स्टेशन से चलने वाली एसटी बसी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं, यानी कि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बसों को इस वक्त बंद किया गया है। ड्राइवर को पानी भरे इलाकों में बस ना ले जाने की हिदायत दी गई है। तो सूरत की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर पानी भर गया है। लगातार बारिश होने के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। लोगों को सामान लेकर दूसरी जगहों तक शिफ्ट होना पड़ा है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है क्योंकि बेहद खतरा माना जा रहा है, क्योंकि कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में बच्चों के स्कूल जाने पर भी खतरा हो सकता है। बसों की आवाजाही पर भी ब्रेक लगी है और बस स्टेशन जहां से स्टेट बसें जाती हैं, बस अड्डे से उन बसों को भी ले जाने पर रोक लगाई गई है। और जो बसें चल रही हैं उन्हें ड्राइवर को बताया गया है कि आप उन इलाकों में ना जाएं जहां पानी भरा हुआ है, क्योंकि कई बार देखा है कि सवारियों के साथ बसें फंस जाती हैं, फिर लोगों को दिक्कतें आती हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो फुटपाथ का पानी इतना भर चुका है कि दुकानों तक अंदर जा चुका है। अब मानसून ने पिछले 24 घंटे में गुजरात में जमकर कहर बरपाया है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। सोमवार को हुई भारी बारिश के कारण सूरत में एक अपार्टमेंट की दीवार ढह गई है, जिससे पूरी बिल्डिंग में दहशत फैल गई है। यह रहने वाले लोगों का आरोप है कि पास वाली बिल्डिंग में लापरवाही बरती गई है, जिसके वजह से दीवार गिर गई है। फिलहाल राहत की बात यह रही है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। ये सूरत की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का हिस्सा था, जिसके साथ एक दीवार बनी हुई थी, लेकिन बारिश होने से, मिट्टी कमजोर होने से पूरा का पूरा ये जो वॉल है, ये दीवार है, ये धराशायी हो गया। और इसके साथ जो लहरें उठी, आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता था अगर यहाँ पर लोग काम कर रहे होते तो। सड़कों पर घुटने तक पानी भरा है। जल जमाव की वजह से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। सूरत की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। शहर के श्री रेसिडेंसी में पानी इस कदर भर गया कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। रेसिडेंशियल इलाके में आप देखिए लगभग घुटने तक पानी है। लोग छातों के सहारे बाहर तो निकले हैं, लेकिन हालात को देखकर कई लोग वापस भी लौटे हैं। गाड़ियां लगभग पानी में तैरती हुई जा रही हैं, पहिए डूबे हुए हैं और कुछ जगहों पर तो गाड़ी के जो इंजन तक पानी जा चुका है। तो ऐसे में बेहद खतरा हो जाता है कि ऐसे में आप गाड़ी कैसे चलाएं। और यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अब आने जाने के लिए, और कुछ जगहों पे तो कमर तक पानी जा चुका है। तो सूरत की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ रिहायशी इलाकों के तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ पर कई जगह जो निचले हैं और जहाँ पानी की निकासी नहीं हो पाई है, वहाँ पर पानी भर गया है। घुटनों तक पानी है, कुछ जगहों पे कमर तक पानी भरा हुआ है और लगातार बारिश हो रही है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। गुजरात के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और ये सड़कें दरिया बन चुकी हैं और गाड़ियाँ इसमें नाव की तरह तैरती हुई नजर आ रही हैं। मानसून जब से एक्टिव हुआ है, इसका असर गुजरात के कई इलाकों में खासी तौर पर देखने को मिला है। पर इस बीच मौसम विभाग की ओर से भी कहा गया है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से बारिश होती रहेगी। और किन इलाकों के लिए चेतावनी दी गई वो भी बताते हैं आपको। अमरेली, भावनगर, नवसारी, वलसाड, बोटाड, अरावली, महिसागर,
दाहोद, वडोदरा, आणंद, भरूच, पंचमहल, ये तमाम वो इलाके जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में अब इस वक्त जिस तरह के हालात हैं वैसे हालात अगले कुछ दिनों तक बने रहेंगे। और देखिए पंचमहल की तस्वीर है जहां पर ज़बरदस्त बारिश के बाद ये कोई झरना नहीं है, दरअसल ये सीढ़ियां हैं जो झरने जैसी प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि लगातार इतना पानी बरस रहा है कि पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और इसी वजह से अब ये सीढ़ियां झरने जैसी नज़र आ रही हैं और सड़कें नहर। तो गुजरात के ऊपर जिस तरह से इस वक्त मानसून हावी हुआ है और लगातार जो आसमान से बूंदें बरस रही हैं, उसने पूरे गुजरात के बड़े इलाके में इस वक्त लोगों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया है। और ये वजह तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इतना पानी बरसा है कि लोगों के लिए बाहर निकलना खतरा हो गया है। लोगों के लिए आवाजाही के जो साधन हैं वो भी इस वक्त उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अब 24 जून को सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 16 जिलों में भारी बारिश हुई। प्रशासन ने आगे भी इन इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। अमरेली, भावनगर, नवसारी और वलसाड के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जबकि राजकोट, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, वडोदरा, छोटा उदयपुर, पंचमहल और दाहोद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। डांग के वघई में लगातार बारिश के चलते गिरिधोध झरना उफान पर है। अब सूरत की तस्वीर दूसरी तरफ दिख रहे हैं कि किस तरह से गिरिधोध झरना इस वक्त उफान पर नजर आ रहा है। लगातार बारिश होने की वजह से जो ये मौसमी नदियां हैं या झरने हैं इस वक्त पूरी तरह से पानी से लबालब भरे हुए हैं। तस्वीर बहुत खूबसूरत है, बेहद ही मनमोहक है, लेकिन जब ये पानी आगे रिहायशी इलाकों में पहुंचता है, गाँव में, कस्बों में पहुंचता है तो वहाँ तबाही मचाता है और लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। लेकिन ये मौसमी जो नदियां हैं इस वक्त उफान पर इसलिए हैं क्योंकि डांग के इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे ऐसी बारिश से कोई भी लोगों को निजात नहीं मिलने जा रही है। येलो अलर्ट का मतलब साफ है कि जो बारिश होगी लगभग 100 सेंटीमीटर से या 200 सेंटीमीटर के से ऊपर हो सकती है। और दूसरी तरफ देखिए जो स्कूल जाने के लिए बच्चे निकले थे वो भी घुटनों तक पानी में फंसे हुए हैं। जामनगर में भी भारी बारिश के चलते नदी और नाले उफान पर हैं। तो जामनगर की तस्वीरों में देखिए जो डैम्स हैं ओवरफ्लो हो चुके हैं और डैम के ऊपर से अब पानी नीचे की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अमूमन इतना पानी होता नहीं है सामान्य तौर पर, लेकिन बारिश लगातार ज़्यादा हुई है जिसके चलते जलस्तर बढ़ गया है डैम का और उसी की वजह से अब ओवरफ्लो हो रहा है। क्योंकि ये डैम बहुत बड़े नहीं है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर इतनी बारिश नहीं होती कि बहुत ऊंचाई वाले डैम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस वक्त पानी इतना ज़्यादा आ गया है पीछे से, लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते अब डैम के ऊपर से पानी निकल रहा है और नीचे जो नदियाँ लगभग सूखी रहती थी अब वहाँ पर भी आप देखिए कि लबालब पानी भरता हुआ जा रहा है। और यही वजह है कि जो निचले इलाके, जो डैम से आगे के इलाके होंगे वहाँ पर अब पानी भरने का, घरों में पानी घुसने का खतरा भी बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब मौसम विभाग ने देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तराखंड, ओडिशा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में आज बारिश की संभावना जताई गई है। तो लगभग देखा जाए तो पूरे का पूरा जो भारत है, पश्चिम से लेके मध्य भारत और साथ ही साथ दक्षिण भारत के भी ज़्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर के भी अहम जो राज्य हैं, हिमाचल, उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में भी सोमवार को तेज़ बारिश हुई है। वाशिम और नासिक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा भिवंडी, हर तरफ बारिश से लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। राज्य के कई शहरों में आज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल रात मुंबई शहर के कई हिस्सों में भी तेज़ बारिश हुई है और आज सुबह से बारिश फिलहाल बंद है, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर तो इस वक्त बारिश की तस्वीर सामने आई है। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र में भारी बारिश के अलर्ट जारी किए हैं। एक तरफ जहां रत्नागिरी और रायगढ़ में ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं मुंबई और उसके आसपास के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मुंबई में बारिश तो बंद है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए वसई, विरार, पालघर, तो वहां बीती रात मूसलाधार बारिश हुई थी। फिलहाल मुंबई में बारिश बंद है, लेकिन अगर मौसम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आसमान में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं
मौसम विभाग अगला अलर्ट अगले 1 घंटे के अंदर जारी करेगा। वहीं अगर बात की जाए तो फिलहाल बारिश पूरी तरह से बंद है। बीती रात हल्की बारिश मुंबई में देखने को मिली, लेकिन उसकी वजह से अभी तक कहीं भी आम जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ा है। फिलहाल कहीं भी जल जमाव की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। और इस बीच मुंबई के लोगों के लिए बारिश एक बार फिर से मुसीबत बनने वाली है। आज से 28 जून तक लगातार 5 दिनों तक समुद्र में हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक समंदर में 4 मीटर से ज्यादा की ऊंची लहरें उठेंगी। बीएमसी ने लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी है। समंदर के तटों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। अगले 5 दिन तक हाई टाइड की वार्निंग दी गई है। हमारे साथ संवाददाता दिनेश मौर्य जुड़ गए हैं। दिनेश, अब वार्निंग तो दे दी गई है, लेकिन बीएमसी की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? तस्वीरें दिखाता हूं, उसी से आप समझ सकते हैं कि प्रशासन कितना अलर्ट है। ये मुंबई का मरीन ड्राइव नरीमन पॉइंट का इलाका, इस पूरे पैसेज को खाली करा लिया गया, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर किनारे पर पहुंचने का प्रयास करें। लेकिन इस समय हाई टाइड का वक्त चल रहा है। करीब 4.59 मीटर यानी करीब 15 फीट ऊंची लहरें जो है वो समंदर से उठ रही हैं। और इन्हीं जानलेवा लहरों को देखकर बीएमसी के साथ साथ यहां पर मुंबई पुलिस के जवान को तैनात किया गया है। इस समय ये पूरा नरीमन पॉइंट का इलाका, मरीन ड्राइव का इलाका लोगों से भरा रहता है। लोग यहां पर इस जगह बैठते हैं, लेकिन अभी इस समय तस्वीरें देखिए किस तरह से हाई टाइड का समय है, लहरें ऊंची ऊंची उठ रही है। तो इस पूरे पैसेज को फिलहाल खाली करा लिया गया है। कुछ लोग जो है वो पुलिस के जाने के बाद यहाँ किनारे पर फिर एक बार आने का प्रयास करते हैं। उन्हें भी लगातार किनारों से दूर रहने की अपील जो है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है। दूसरी तरफ समुद्र की इन लहरों को भी देखिए किस तरह से, देखिए ऊंची ऊंची लहरें किनारों पर आ रही हैं और टकरा रहे हैं, और ये बेहद जानलेवा हो सकती है। और आज पहला ही दिन है हाई टाइड का। अगले 5 दिनों तक इसी तरह की स्थिति मुंबई में बने ही रहने वाली है। तो मुंबई करों को न सिर्फ इस जगह से बल्कि मुंबई में कुल 6 चौपाटी है, और ये एक नरीमन पॉइंट का किनारा है जहां से दूर रहने की अपील की गई। साथ ही में लाइफ गार्ड्स को भी सभी चौपाटियों पर तैनात किया गया है। सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, खास तौर पर जब हाई टाइड का समय होगा। और ये 5 दिन इसलिए भी बेहद चिंताजनक हो सकते हैं मुंबई करों के लिए, क्योंकि 4.5 मीटर से ऊंची लहरें का उठना ये अच्छा नहीं होता है। लेकिन शायद दिनेश, लोग इस मौके से अपने आप को अलग नहीं रखना चाहते हैं। जब वो मरीन ड्राइव पर आकर बैठते हैं और जब बारिश के मौसम में ऊंची ऊंची लहरें उठते हैं तो पानी की जो बौछार होती है उसका मजा लेने के लिए लोग मौजूद रहते हैं। लेकिन खतरा भी बहुत ज्यादा रहता है, जो तस्वीरें आपने फिलहाल हमें दिखाई है। लेकिन लोग एहतियात जरूर बरतें, यही हमारी अपील है। नासिक जिले में भी इस वक्त लगातार बारिश की खबर है, और तेज बारिश की वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सड़क पर पानी इस तरह से भरा है कि लोगों को तैरकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ा है। और देख सकते हैं मंदिर, घाट, तमाम जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर सब पानी में डूबे हुए हैं। रामकूट परिसर में बने मंदिर भी पानी में डूब गए हैं। नासिक के लिए आज भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो नासिक की तस्वीर देखिए, जहां पर गोदावरी नदी में इतना पानी नजर नहीं आता सामान्य दिनों में, लेकिन जैसे ही लगातार बारिश होने लगी है आसपास के इलाकों में तो नदी का जलस्तर बढ़ गया है। और जो यहाँ पर मंदिर और इसके अलावा जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग इमारतें बनी हुई हैं वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल अब प्रशासन की ओर से भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है लोगों से जो आसपास घाट के जा रहे हों। लेकिन ये जो तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि फिलहाल महाराष्ट्र के ऊपर इस वक्त जल प्रहार जारी है। नासिक के बाद लगातार हम जो बात करेंगे वो है गंगापुर बांध की, जो लबालब इस वक्त पानी से भर गया है। देखिए कितना पानी इस झरने से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 जून को बांध से 6000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की, लेकिन लगातार जो बारिश होती जा रही है उसके चलते डैम का पानी बढ़ा है और ओवरफ्लो होने की वजह से पानी छोड़ा जा रहा है। अब हम बात करेंगे ठाणे जिले के भिवंडी की। अब भिवंडी में देखिए सोमवार रात से लगातार जो बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश, उससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और शहर के एकमात्र कामवरी नदी का जलस्तर रात भर में काफी बढ़ गया, जिससे आसपास के जो निचले इलाके हैं वो पानी में डूब गए हैं। कामवरी नदी के किनारे खड़ी एक बोलेरो पिकअप पानी में डूब गई, जबकि मार्केट इलाके में दुकानदार रात भर अपनी दुकानों से सामान निकालते रहे। इस क्षेत्र के सैकड़ों दुकानों में घरों में पानी घुसा है और खाड़ी पार इलाके की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। नदी का पानी पुल को छूता हुआ बह रहा है और इलाके के कई घरों में भी पानी भर गया है। और आज दिल्ली के लिए भी चेतावनी है। खबर है कि मॉनसून दस्तक देने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज मॉनसून पहुंचने की पूरी संभावना है। पूरे दिन बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं
अमूमन दक्षिण पश्चिम मानसून 30 जून के आसपास दिल्ली पहुंचता है। हालांकि इस साल मानसून पूरे भारत में ही पहले पहुंच चुका है। इसी वजह से कुछ दिन पहले अब दिल्ली में भी दस्तक देने वाला है। साल 2013 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब मानसून दिल्ली में पहले ही पहुंचने जा रहा है। इससे पहले 2023 में 25 जून को, 22 में 30 जून को, 2021 में 13 जुलाई को यहां पहुंचा था। और मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिक हिस्सों में मानसून आगे बढ़ने के लिए मौसम की स्थिति बिल्कुल अनुकूल है। तो दिल्ली और आसपास आज बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में मानसून के पहुंचने के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं का दौर भी शुरू हो गया है। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर नौकैची बैंड के पास भूस्खलन हुआ है। इसमें करीब आधा दर्जन यात्री दब गए हैं। मलबे से 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। राहत और बचाव का काम भी जारी है। बद्रीनाथ से लौटते वक्त ये घटना हुई है। बद्रीनाथ से लौट रहे हरियाणा के श्रद्धालु की कार पर पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर गिर जाने से महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। केदारनाथ में भी पैदल मार्ग पर बरसाती नाले में उफान के चलते भारी मात्रा में मलबा दुकानों में घुस गया। लगभग आधा दर्जन दुकानें को नुकसान हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त चारधाम की यात्रा में पहुंचे लोगों के लिए यह खबर है। अब जम्मू के वैष्णो देवी में भी लैंडस्लाइड की खबर है। कटरा से लैंडस्लाइड की खबर आ रही है। अर्धकुमारी में वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया है और पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके बाद अर्धकुमारी के आसपास लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते रास्ता बंद हुआ है। प्रशासन ने बैटरी वाली रिक्शा सेवा को फिलहाल बंद कर दिया है। तो आप देख रहे हैं वैष्णो देवी की तस्वीर, जहां अर्धकुमारी के पास बताया जा रहा है भूस्खलन हुआ है लगातार बारिश होने की वजह से। और इस इलाके में जब जाते हैं तो पहले ही लोगों को निर्देश दिया जाता है कि ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड होती है। अब देश में मानसून की एंट्री को आज 1 महीना पूरा हो गया। 24 मई को यानी तय तारीख से 8 दिन पहले केरल में मानसून ने दस्तक दी थी और अब तक ये 24 राज्यों को कवर कर चुका है। अगले 24 घंटे में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में दस्तक दे सकता है। मानसून को पूरा देश कवर करने में 2 से 3 दिन का और वक्त लगेगा। यानी मानसून 10 से 12 दिन के अंदर पूरे भारत को अपने चपेट में लेने वाला है। आमतौर पर ऐसा 8 जुलाई तक होता है। अब पश्चिमी राजस्थान के पोखरन पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में जून में बारिश का 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 1971 से 1920 के बीच हुई औसत बारिश के मुकाबले इस साल 25% ज्यादा बरसात हो चुकी है। इस साल राज्य में 1 जून से लेकर 23 जून के बीच करीबन 67 मिलीमीटर औसत बरसात हो चुकी है, जबकि अमूमन ये 53 से 54% की हिसाब रहता है। और बाढ़ बारिश के बाद अब खबर हरियाणा के बॉर्डर पर हुए एनकाउंटर की करते हैं। स्पेशल टास्क फोर्स ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कुख्यात गैंगस्टर रोमिल बोहरा को एनकाउंटर में मार गिराया है। एनकाउंटर में गैंगस्टर की गोली से 2 सब इंस्पेक्टर की भी घायल होने की खबर है। गैंगस्टर बोहरा कुख्यात काला राणा, नोनी राणा गिरोह का एक्टिव शूटर था। काला राणा और नोनी राणा लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं। गैंगस्टर बोहरा ने हाल ही में कुरुक्षेत्र में शराब ठेकेदार शांतनु की हत्या कर दी थी और इसके अलावा वो यमुनानगर के ट्रिपल मर्डर में भी वांटेड था। रोमिल लंबे वक्त से पुलिस के रडार पर था और कई आपराधिक मामलों में उसकी तलाश भी की जा रही थी। एसटीएफ को यह सूचना मिली थी कि रोमिल बोहरा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास मौजूद है। इसके बाद एसटीएफ ने इलाके की घेराबंदी की, ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान जैसे ही एसटीएफ ने रोमिल को घेरने की कोशिश की, उसने पुलिस पर हमला शुरू कर दिया, फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी फायरिंग की, जिसमें रोमिल गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 जवान भी घायल हुए हैं। रोमिल बोहरा का हरियाणा और आसपास के इलाके में अपराध की दुनिया में बड़ा नाम भी रहा है। यमुनानगर में हुए तिहरे हत्याकांड, कुरुक्षेत्र के शांतनु मर्डर केस में उसके खिलाफ पुख्ता सबूत पुलिस के पास थे। इसके अलावा वो हत्या, लूट और फिरौती जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल था। हरियाणा पुलिस ने रोमिल की गिरफ्तारी पर इनाम भी रखा था। पुलिस के मुताबिक उसने 8 महीने के अंदर ही 4 मर्डर किए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में एक वांटेड क्रिमिनल रोमिल बोहरा को एनकाउंटर के बाद मार गिराया है। असल में पुलिस को यह जानकारी मिली थी हरियाणा पुलिस से कि रोमिल बोहरा नाम का एक वांटेड क्रिमिनल, जिस पर दिल्ली, हरियाणा समेत लगभग 3 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और हाल ही में कुरुक्षेत्र के अंदर शांतनु नाम के एक शराब कारोबारी की गोली मारकर रोमिल बोहरा ने हत्या की थी। इससे पहले रोमिल बोहरा जो है वो यमुनानगर के भी 3 अलग अलग मर्डर केस में वांटेड था, लगातार फरार चल रहा था। साथ ही हम आपको बता दें कि रोमिल बोहरा जो है वो काला नोनी, जो कि एक बड़ा गैंगस्टर है, उसका एक्टिव शूटर था। कई वारदातों में ये इस्तेमाल किया जाता था। ना केवल रोमिल बोहरा बल्कि कई और शूटर्स थे जो इस गैंग के लिए काम किया करते थे। एक इंफॉर्मेशन मिली कि यमुनानगर में हाल ही में जो शांतनु हत्याकांड हुआ है, उसके बाद दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर गुरुग्राम के पास एक नंदा मंडी इलाका पड़ता है, वहां पर ये
पहुंचने वाला है, जिसके बाद जो इन्फॉर्मर्स थे उन्होंने पहचान की और जब इसको रोकने की कोशिश की गई तो रोमिल ने स्पेशल सेल और साथ ही हरियाणा एसटीएफ के ऊपर गोली मारने की कोशिश की। तभी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से गोली चली। इसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के 2 ऑफिसर्स भी घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोमिल को भी पुलिस की गोली लगी थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार रोमिल वोहरा, जो कि एक एक्टिव शूटर था, वो इस हत्याकांड के बाद कहां-कहां छिपा था और गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर वो किससे मिलने, क्या करने के लिए यहां पर पहुंचा था। इस चीज को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। रोमिल वोहरा दहशत का दूसरा नाम था। यह दिसंबर 2024 की तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जब हरियाणा के यमुनानगर में शराब कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग में यूपी के शामली के रहने वाले 35 साल के पंकज मलिक, 32 साल के वीरेंद्र राणा की मौत हो गई थी। अब जांच में पता चला था कि फायरिंग में गैंगस्टर रोमिल वोहरा शामिल था। तो दिन दहाड़े किस तरह से हमला किया गया और मर्डर किया गया, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये 26 दिसंबर 2024 का वीडियो है। और अभय पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, ये जो पूरी की पूरी घटना सामने आई है, जिसमें किस तरह से, आपने तो इसको बताया है, लेकिन पुलिस ने किस तरह से इस गैंगस्टर को घेरा था, क्योंकि लंबे वक्त से इसकी तलाश चल रही थी और कई आपराधिक मामलों में इसका नाम भी आया था। अब हम तो कह सकते हैं, इतना वक्त भी क्यों लग गया? देखिए, बिल्कुल दर्जन भर से ज्यादा अमित ये अलग अलग वारदातों में शामिल था और सबसे बड़ी बात ये थी कि विदेश में बैठा गैंगस्टर, जो कि काला राणा एक कुख्यात गैंगस्टर है, और उसका भाई नोनी राणा, इनके लिए काम किया करता था। न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि हरियाणा के कई अलग अलग इलाकों के अंदर शराब कारोबारियों से फिरौती के लिए उनको मैसेज भेजना, चिट्ठी भेजना, और जब वो इनके कहे अनुसार इनको पैसे नहीं दिया करते थे तो उन पर फायरिंग करना। सबसे पहले जो आपने सीसीटीवी दिखाई, इसमें ट्रिपल मर्डर हुआ था। वहां पर भी कुछ कारोबारी थे, जिसमें न केवल रोमिल वोहरा शामिल था, इसके साथ कुछ और शूटर्स थे। इन्होंने घेरकर मार्केट में सुबह सुबह 3 लोगों की हत्या की थी। उसके बाद यह फरार हो गया था। अभी 13 जून के आसपास की हाल ही में जो यमुनानगर के बाद कुरुक्षेत्र इलाका पड़ता है, वहां पर भी शांतनु नाम के एक शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या की थी और उसके बाद यह फरार चल रहा था। हरियाणा एसटीएफ से यह जानकारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली कि दिल्ली, तो जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लंबे वक्त से तलाश थी और हाल ही में 13 जून को भी कुरुक्षेत्र में जो शराब कारोबारी की हत्या की गई थी, उसमें भी रोमिल शामिल था। अब बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में मारपीट की। यूपी के झांसी में वंदे भारत ट्रेन में एक पैसेंजर से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी विधायकों पर मारपीट का आरोप लगा है। इसके बाद बीजेपी की तरफ से विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। विधायक राजीव सिंह से 7 दिन में जवाब भी तलब किया गया है। बीजेपी विधायक का एक पैसेंजर से सीट बदलने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद झांसी पहुंचने पर ट्रेन में से 8 से 10 लोग चढ़े और जिस यात्री के साथ विधायक का विवाद हुआ, उसके साथ जमकर मारपीट की गई। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल उठे और आखिरकार पार्टी की ओर से विधायक से जवाब मांगा गया है 7 दिन के अंदर। ट्रेन की मारपीट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं एक साथ 7-8 लोग झांसी जैसे ट्रेन पहुंची उसके बाद अंदर पहुंचे और जिस व्यक्ति के साथ यहां पर विवाद हुआ था विधायक का सीट बदलने को लेकर, उसके ऊपर ताबड़तोड़ थप्पड़ और मारपीट शुरू हो जाती है। विधायक दूसरी ओर सीट नंबर 49 पर बैठे यात्री की तरफ देखने लगते हैं और अपनी सीट से उठकर खड़े होते हैं। तभी एक शख्स 49 नंबर सीट के पीछे की तरफ जाकर राजप्रकाश को थप्पड़ मारता है। इसके बाद 8 से 10 लोग थप्पड़, मुक्के, लात, घूंसे चलाने लगते हैं। चप्पलों से राजप्रकाश की पिटाई की जाती है। इसी बीच मारपीट करने की जो ये तस्वीर है वो वायरल हो जाती है और इसी भीड़ में विधायक भी घुसते हैं। 35 सेकंड तक लगातार उस यात्री को चांटे, मुक्के, चप्पल, जूते से मारा जाता है। कोच में मौजूद दूसरे यात्री बीच बचाव करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोई सफल नहीं होता क्योंकि 8 से 10 लोग वहां पहुंचते हैं। अब इस वीडियो के आने के बाद विधायक राजीव सिंह से सवाल पूछे गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर बयान मांगा गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। बीजेपी विधायक राजीव सिंह दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए कोच E2 में पत्नी और बेटे के साथ पहुंचे थे। विधायक की सीट नंबर 8 थी, जबकि उनकी पत्नी को 50 और बेटे को 51 नंबर सीट मिली थी। 49 नंबर की विंडो सीट पर
राज प्रकाश बैठे थे। विधायक ने उनसे 8 नंबर सीट पर जाने के लिए कहा था, लेकिन राज प्रकाश ने इनकार कर दिया। इसके बाद जैसे ही ट्रेन झांसी स्टेशन रुकी, 8 से 10 लोग कोच में दाखिल हुए और राज प्रकाश को लात घूंसों से पीटने लगे। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी की तरफ से विधायक राजीव परीक्षा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और नोटिस में उनसे पूछा गया कि आखिरकार किस लिए ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, इसके बारे में सवाल जवाब किए गए हैं। पार्टी की तरफ से 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की बात भी लिखी गई है। तो ये आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने विधायक राजीव सिंह से पूछा गया कि आखिरकार झांसी में जो ये घटना हुई थी ट्रेन के अंदर, ये इसके पीछे की सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है। अब बात करते हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की, जहां पर युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। शहर के अनेकल इलाके में सड़क पर युवती से सरेआम छेड़छाड़ की गई। 25 साल की पीड़ित कुछ जरूरी सामान लेने दुकान जा रही थी, तभी उसने रास्ते में कुछ युवकों को आपस में लड़ते हुए देखा। जब युवती पास से गुजरी तो उनमें से एक शख्स उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद साथ में दूसरे लड़के भी आ गए। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती ने गालियां दी, फिर गलत तरीके से छूने की उसे कोशिश की गई। अब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पीड़िता किसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से वहां से भागने के लिए निकली और अपने घर तो पहुंची, लेकिन इसके बाद आरोपी उसके घर के बाहर पहुंच गए। जबरन घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे और मोहल्ले में उत्पात मचाया। नशे में धुत इन उपद्रवियों ने स्थानीय लोगों पर भी हमला किया, जो पीड़िता की मदद के लिए आगे आए थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार बेंगलुरु जैसे शहर में किसी लड़की के साथ सरेआम इस तरह की घटना हो जाना और उसके बाद जिस जगह भी लड़की रहती है उसके घर पर पहुंचकर हंगामा करना, जिन लोगों ने बचाया उनके ऊपर भी हमला करना, कई सवाल खड़े करता है बेंगलुरु जैसे शहर के ऊपर, वहां की कानून व्यवस्था पर। ये तस्वीरों में देखिए कि कुछ लड़के यहां पर झगड़ रहे थे, पास से लड़की गुजर रही थी और उसी दौरान लड़की के साथ बदतमीजी की जाती है, छेड़छाड़ की जाती है और लड़की किसी तरह से आम लोगों की मदद से अपने घर पहुंचती है, लेकिन इस घर के पास पहुंच के हंगामा करते हैं, लड़की के घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब सवाल है कि बाकी लोग कहां हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। यहां पर देखिए कि लड़की किसी तरह से जो बहस करने की कोशिश कर रहे हैं वहां से बचकर निकल रही है और ये लड़के जो आपस में लड़ रहे थे रुक जाते हैं इस लड़की को देख के, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं युवती के साथ। उसके बाद फिर ये युवती अपने घर पहुंचती है, लेकिन जब घर पहुंच जाती है तो उसके पीछे पीछे भी ये लड़के पहुंच जाते हैं और उसके घर के बाहर जाकर हंगामा करते हैं। अब सोचिए। ನೋಡು ಇದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಾಗಲೇ